नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके अपने शो देश की बहस में देश के कपड़ों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं। न्यूज नेशन का ये वो मंच है जहां होती है आपके मन की बात। आप जिस मुद्दे को चुनते हैं यहां उस पर बहस की जाती है। और आज आपने देश की बहस का जो मुद्दा तय किया है वो है धोखेबाज चीन से कैसे निपटे भारत। इस मुद्दे को 53% लोगों ने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। इस चर्चा में मेरे साथ कुछ बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। साथ ही बहस के दौरान हमारे साथ दर्शक भी लाइव जुड़ेंगे। हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे बॉर्डर से लेकर बीजिंग तक धोखेबाज चीन को कुचल कर रख देने की रणनीति बना रहा है हिंदुस्तान। दशकों से फरेब की राह पर चलता रहा है चालबाज चीन। चीन के डीएनए में मक्कारी है। धोखा देना ड्रैगन की फितरत है। चीन फौज भले ही भारत के सख्त रुख के बाद पीछे हटने को तैयार हो गई है, लेकिन भारत को चालबाज चीन पर जरा भी एतबार नहीं है, क्योंकि ताजा सैटेलाइट तस्वीर भी इस बात की चुगली कर रही है कि चीन अपनी धोखे की फितरत से बाज नहीं आने वाला। भारत को चीन का 1962 का हिंदी चीनी भाई भाई वाला धोखा भी याद है और 1967 में डोकलाम में की चालबाजी भी। इसलिए इस बार एलएसी पर भारत की सैन्य तैयारियां पुख्ता हैं और खुद सेना प्रमुख नरवणे एलएसी पर खड़े हैं। वहीं चीन को दुनिया से अलग थलग करने की भारत की रणनीति का दम भी दिखने लगा है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के विक्ट्री डे परेड में शामिल हुए तो भारतीय सेना भी इसमें शरीक हुई। एक तरफ राजनाथ सिंह परेड में आए अपने चीनी समकक्ष से मिलने से इनकार कर दिया, तो दूसरी तरफ पुतिन ने ऐलान किया कि वो जल्द ही भारत के दौरे पर जाएंगे। चीन के लिए यह भारत का बड़ा कूटनीतिक झटका है। सरहद पर तनातनी के बीच राजनीति भी जारी है। कांग्रेस ने लगातार सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एलएसी के मसले पर चीन के आगे सरेंडर कर दिया और बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर शहीदों और फौज के अपमान का इल्जाम लगा रही थी। इस सब के बीच बुधवार को संबित पात्रा ने कांग्रेस पर बेहद संगीन इल्जाम लगाए। दरअसल संबित ने पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण की किताब का हवाला देते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकारें 3 बार सियाचिन से सेना हटाने की कोशिश कर चुकी हैं। पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण ने अपनी किताब में खुलासा किया है कि कांग्रेस ने साल 1989, 1992 सियाचिन से सेना हटाने पर सहमति जताई थी। ये सब कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान के साथ हुए एक समझौते के तहत करने जा रही थी। गौरतलब है कि जिस किताब में यह खुलासा किया गया है उस किताब का विमोचन 2017 में खुद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन ने किया था। केवल और केवल एक डायनास्टी की राजनीति के लिए एक परिवार जिसको लगता था इस देश का मिट्टी उनका है, इस देश पर उनका कब्जा है, जब मन चाहे उस कब्जे में से कुछ जमीन पाकिस्तान को दे दो, उस जमीन में से कुछ जमीन चाइना को दे दो। वाई सोनिया जी एंड वाई राहुल जी इज द क्वेश्चन। इस सनसनीखेज इल्जाम के बाद अब यह तय है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और सेना के सम्मान से जुड़ा ये सियासी घमासान अभी और बढ़ेगा। और ये भी तय है कि इस खुलासे के बाद कांग्रेस एक बार फिर से बचाव की मुद्रा में दिखाई दी, क्योंकि ये वही सियाचिन है जिसे साल 1984 में भारतीय फौज ने बेहद मुश्किलों के बाद हासिल किया था। अगर भारतीय फौज चंद दिन से चूक जाती तो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पर आज पाकिस्तान का कब्जा होता। टीम न्यूज नेशन। तो आज हम बात करेंगे चीन की चालबाजियों का। बताएंगे कि अभी फिर से उसने कहां नए कंस्ट्रक्शन शुरू किए हैं, लेकिन बड़ा सवाल सियाचिन का भी होगा। क्यों डॉक्टर मनमोहन सिंह चाहते थे कि सियाचिन से सेना को हटा दिया जाए? क्यों वो इसे शांति शिखर बनाना चाहते थे? इस पर भी बात होगी, लेकिन हम आगे बढ़े उससे पहले आज का सवाल देख लेते हैं जिस पर आपको अपनी राय देनी है। देश की बहस में हमारा आज का सवाल है कि क्या चीन है दुनिया का नंबर 1 धोखेबाज? ए हां और बी नहीं। आप शो के दौरान इस मुद्दे पर अपनी राय न्यूज नेशन की वेबसाइट, न्यूज नेशन के मोबाइल ऐप, न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल, आप देखिए ट्विटर हैंडल आएगा हमारा। इसके अलावा न्यूज नेशन के फेसबुक पेज पर भी आप दे सकते हैं। आप अपने सवाल या अपनी राय का व्हाट्सएप बनाकर हमें इस नंबर पर भेजें। हम उसे तुरंत कार्यक्रम में शामिल भी कर सकते हैं अगर हमें पसंद आया, वरना दर्शक तो हमारे साथ जुड़ेंगे ही। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9711002266।
कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा आरोप है कि सियाचिन से सेना हटाना चाहती थी यूपीए सरकार। पूर्व विदेश सचिव की किताब का दिया गया है हवाला, जिसमें यह कहा गया है कि सियाचिन में भारत की स्थिति पाकिस्तान से मजबूत थी और सियाचिन के डिमिलिटराइजेशन यानी सियाचिन से सेना हटाने की यह बात पाकिस्तान हर बार चाहता है भारत से। इसकी 3 कोशिश की गई। सबसे ताजा कोशिश हुई थी 2006 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा। सियाचिन से सेना हटे इस राय के मनमोहन सिंह थे और उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया था। मैं थोड़ी ही देर में जुड़ने की कोशिश करूंगा पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण से, जिन्होंने अपनी किताब में इस बात का खुलासा किया है, और साथ ही साथ मेरे साथ आर्मी चीफ रहे जे सिंह भी होंगे, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई इस मामले पर वस्तुस्थिति क्या थी। तब क्या हुआ था? मनमोहन सिंह चाहते थे कि सियाचिन से सेना हट जाए। क्यों चाहते थे ऐसा? क्योंकि वो इसे शांति शिखर में तब्दील करना चाहते थे। वार्ता से ठीक पहले सेना अध्यक्ष जे सिंह जो खुद उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्योंकि हम पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन सवाल यह है कि क्यों कांग्रेस के नेतृत्व ने तय कर लिया था कि हमको सियाचिन से सेना हटा देनी चाहिए। इस मसले पर सबसे पहले अपनी राय व्यक्त की थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। ये बात उन्होंने कहीं और नहीं, सियाचिन में खुद कही थी। आइए देखते हैं मनमोहन सिंह ने सियाचिन में 2005 के अंदर क्या बयान दिया था सैनिकों के सामने डिमिलिटराइजेशन के बारे में। उससे संकेत मिलते हैं कि वो वहां का डिमिलिटराइजेशन करना चाहते थे। हम आपको बता दें, सियाचिन को बड़ी मुश्किल से 1984 में भारतीय सेना ने कब्जा किया था। देखिए, मनमोहन सिंह ने 12 जून 2005 को सियाचिन गए तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह का बयान क्या है? सियाचिन को दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि कहा जाता है, जहां इंसान का जीना भी मुश्किल है। यहां रहकर आपने देश की जो सेवा की है उसकी तारीफ मैं शब्दों में नहीं कर सकता। आगे वो क्या कहते हैं? आगे उनकी मंशा क्लियर होती है। इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि शांति का ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां कोई भी किसी तरह का खतरा न महसूस करे, टकराव की कोई गुंजाइश न हो, और यह स्थान शांति स्थल का अनुपम उदाहरण बन जाए। आखिर कब तक हम यहाँ इस तरह के हालात बने रहने देंगे? अब समय आ गया है कि हम इस युद्ध क्षेत्र को शांति शिखर में तब्दील करने का प्रयास करें। यहाँ रोक दीजिए इसे, मैं यही पढ़ना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण समय आ गया है कि हम इस युद्ध क्षेत्र को शांति शिखर में तब्दील करने का प्रयास करें। इस संदर्भ में पाकिस्तान से बातचीत जारी है। ये मैं नहीं कह रहा, तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे थे। उनकी सरकार के कौन कौन सहयोगी थे? बाहर से सहयोगी थे समाजवादी पार्टी, जिसके स्पोक्स पर्सन सुनील सिंह साजन मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं, जो मोरल सपोर्ट दे रही थी यूपीए 1 सरकार की। विवेक श्रीवास्तव जी, आप भी आ जाइए। इसके अलावा मेरे साथ पूर्व डिप्लोमेट अशोक सज्जनहार जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन के शर्मा जी भी हैं। के शर्मा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, 3 बार प्रयास हुआ है कि सियाचिन से पाकिस्तान के कहने पे मिलिट्री हटा दी जाए। ये करके कांग्रेस क्या साबित करना चाहती थी? और खुद मनमोहन सिंह जो नसीहत दे रहे थे प्रधानमंत्री को कि आप जो चीन के मामले में कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। देखिए, मैं दीपक जी, आज जो ये खुलासा हुआ है और जिस आप मनमोहन सिंह जी के भाषण का अभी आपने अंश भी आपने जो दिखाया, इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि स्वतंत्रता के बाद से ही कांग्रेस ने, जो अभी तक जानकारी आती है कि लगभग 1 लाख किलोमीटर का भूमि क्षेत्र जो है वो पाकिस्तान या चीन जैसे देशों को इन्होंने दे दिया है, और ये दावा होता है। लेकिन मैं ये बात कितनी सत्य है और इसमें इससे देश का कितना अहित है, इस बात को केवल एक बात से आप समझ सकते हैं। कांग्रेस केवल एक आचरण का मैं जिक्र करूंगा आपसे, वर्तमान में घटा है आपके सामने। डोकलाम में विवाद चल रहा था, सेना तैयार खड़ी थी बिल्कुल सीमा और तनाव की स्थिति, और ऐसी स्थिति में राहुल गांधी चुपके से जो है चीनी दूतावास में जाते हैं, उनके जो है एम्बेसडर से मिलते हैं, और 3 दिन तक लगातार वो डिनाई करते हैं कि मैं नहीं मिला। जब फोटो बाहर आ जाता है तब वो स्वीकार करते हैं कि हाँ, मैं मिला। आज तक इस बात का जवाब नहीं दे पाई है कांग्रेस कि ऐसा उन्होंने क्यों किया।
तो इस कांग्रेस पार्टी से आप क्या अपेक्षा करते हैं कि क्या ये राष्ट्र हित में, और मैं इनके सहयोगियों से भी कहना चाहता हूं, खासकर समाजवादी पार्टी से, क्योंकि मैं मुलायम सिंह जी का मुझे बहुत अच्छे से याद है उनका बयान। लेकिन 2017 की इस घटना पर समाजवादियों का कोई बयान नहीं आया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे आश्चर्य लगता है आज तक समाजवादियों ने भी यह प्रश्न नहीं उठाया। ठीक है, सीधे चलता हूं सुनील सिंह साजन जी के पास। सुनील सिंह साजन जी, सियाचिन दुनिया का सबसे बड़ा सबसे ऊंचा बैटलफील्ड जहां भारतीय जवान तैनात रहते थे, वो सरकार जो आपके सपोर्ट वाली थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, वो कहते थे हटा दे सेना को, इसको शांति पर्वत बना दे। ये क्या है बताइए? देखिए दीपक जी, शर्मा जी सेक्युलर बनने के लिए नेताजी का जिक्र किया है, तो मैं आपके डिबेट में ये बता दूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी भी चीन के खिलाफ बोलते रहे। समाजवादी नेता रहे जॉर्ज फर्नांडिस जी, जो रक्षा मंत्री रहे अटल जी के साथ, उन्होंने भी कहा कि हमारे देश का असली दुश्मन चीन है। और विगत 20 सालों से लोकसभा के अंदर लगातार नेताजी बोल रहे हैं कि हमारा असली दुश्मन जो है वो चाइना है। चाइना साजिश कर रहा है, हमारे मार्केट में घुसने की चाइना साजिश कर रहा है सीमाओं पर। तो उस 20 साल में कांग्रेस की भी 10 साल सरकार रही और 6 साल से मोदी जी हैं। और मोदी जी 5 साल में कितनी बार आपकी भी तो रही 18 महीने जब आपने ट्रीटी साइन की। सुनील साजन, आपकी भी तो सरकार रही। 1996 में रक्षा मंत्री नेताजी थे और उसी टाइम ये ट्रीटी साइन हुई कि मतलब LAC से 2 किलोमीटर उधर और 2 किलोमीटर उधर हम गोली नहीं चलाएंगे। ये इसमें तो आप भी जिम्मेदार हैं। लेकिन मेरा बेसिक मुद्दा सियाचिन का है, जवाब दीजिए। अमर सिंह पार्टी में जाते थे यूपीए की बात दीपक जी कर रहे हैं। ना सुनिए मेरा सवाल, छोड़ दीजिए इस बात को, मैं इस बहस में जाना ही नहीं चाहता। मुझे बताइए कि क्या समाजवादी पार्टी की सियाचिन से सेना हटाने की डॉक्टर मनमोहन सिंह और कांग्रेस की सरकार को मौन सहमति थी? जवाब दीजिए। आप सरकार के सहयोगी थे उस जमाने में। कोई मौन सहमति नहीं थी। चाइना को लेकर के नेताजी लगातार बोलते रहे कि चाइना, सर ये तो चाइना और पाकिस्तान के बीच का मामला है। सेक्युलर दिखने के लिए आप भी पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे। पार्टी की आंख और कान तो बंद ही हैं, उन पे खोलने की कोई बात ही नहीं है। तो पाकिस्तान का नाम भी ले लीजिए ना, वो भी हमारा दुश्मन है। सेक्युलर दिखने के लिए आप पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहे? बीजेपी नहीं बता पा रही है। क्या चाइना हमारी जमीन पर घुसी, ये नहीं बता पा रहे हैं। चैनल कुछ दिखाता है, रक्षा मंत्री जी कुछ बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यालय कुछ बोलता है। तो ये जो 133 करोड़ लोगों को गुमराह करने की साजिश कर रही भारतीय जनता पार्टी, सियाचिन के मामले में आप खामोश हैं। आपकी मौन सहमति थी मनमोहन सिंह के साथ, आपकी मौन सहमति थी मनमोहन सिंह और कांग्रेस के साथ। मैं सीधे चलता हूं अपने दर्शक के पास। मेरे साथ मेरे एक दर्शक जुड़ गए हैं, प्रीतम राठौर। प्रीतम राठौर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, 3 बार कांग्रेस सरकार ने सियाचिन से सेना हटाने की कोशिश की। क्या यह उचित कदम होता पाकिस्तान को खुश करने के लिए? क्या यह उचित कदम होता कांग्रेस सरकार का? बताइए। 2006 में आखिरी बार कोशिश हुई है और इसका खुलासा आज हुआ है। नहीं जी सर, मैं आपको नमस्कार करूंगा दीपक चौरासिया जी, और आपको बधाई देना चाहूंगा, आपने मुझे लाइन पर लिया। और ये जो कांग्रेस का कदम था ये गलत है। क्योंकि हमारे भारत के अंदर गलवान नदी घाटी के लद्दाख में जो सेना के जवानों पर चीन घुसपैठ करके हमारे सेना के जवानों को शहीद किया है, वो बहुत चिंताजनक घटना है। ठीक है, आपने कहा चिंताजनक घटना है। इसी सवाल को लेकर मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, आप सरकार के सबसे बड़े संकट मोचक थे उस टाइम। लेफ्ट का समर्थन था, इसका मतलब सियाचिन से सेना हटाई जाए ये लेफ्ट की मर्जी से हुआ था, क्योंकि सियाचिन से सेना हटाई जाए ये लेफ्ट की मर्जी से हुआ था। जवाब दीजिए विवेक श्रीवास्तव। नहीं, आप सुनिए। हाँ, लेट मी स्पीक। सबसे पहली चीज है, मुलायम सिंह यादव से ज्यादा बड़ा सेक्युलर और अच्छा डिफेंस मिनिस्टर
मैं नहीं मानता। बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, ये ट्रीटी बिल्कुल सही थी। तो आपके अगर ये दोस्त ट्रीटी कांग्रेस नहीं ने करते उनकी माननीय सरकार- मुलायम सिंह यादव जी, तो आपके आज दोस्त कांग्रेस ने कैजुअलिटी उनकी सुन लीजिए सरकार पहले, क्यों गिरा दी थी, दोनों बताइए ना। तरफ कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो जाती, तो इस कैजुअलिटी को शर्म आना प्रो चाहिए चाइना विवेक करके मत दिखाइए श्रीवास्तव। आप। शर्म आना मुलायम सिंह चाहिए यादव के विवेक बराबर का श्रीवास्तव कद नहीं है यहाँ किसी का आपको। पैनल शर्म में। आना चाहिए। बहुत बड़े सेक्युलर आप थे सैनिकों और इस को, देश में आप जब सेना यहाँ बाबरी और मस्जिद सैनिक गिराई गई थी हथियार के तो बिना माननीय क्या है? मुलायम सिंह यादव ने आप खड़े लोगों होकर ने, के आपकी इस सरकार देश ने में सैनिकों बाबा के साहब हाथ अम्बेडकर के चेन से कॉन्स्टिट्यूशन को बांध प्रोटेक्ट दिए। किया था। आपने सैनिकों के हाथ चेन से बांध दिए। कोई चीन चेन के से नहीं प्रेम में। बांधे हैं। बताइए, आपको डिफेंस की सियाचिन समझ के नहीं है, डिमिलिटराइजेशन। आप वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं। मेरे भाई युद्ध गलत विवेक है, श्रीवास्तव, शांति वार्ता होनी विवेक चाहिए। श्रीवास्तव, कोविड के विवेक बेड नहीं है श्रीवास्तव, अस्पतालों में दिल्ली की, विवेक और आप श्रीवास्तव, युद्ध की बात कर रहे हैं। विवेक श्रीवास्तव, दीपक चौरसिया के बारे में जानना हो तो ये भी पढ़ लेना जी। कि इराक वॉर भी कवर की है, अफगान वॉर भी कवर की है, कारगिल वॉर भी कवर की है, मैंने देखा है। समिट भी कवर मैं की है। आपके प्रशंसकों में से एक रहा हूं। और मैं बताऊं आपको, और मैं बताऊं आपके आपको, प्रशंसकों में से बेहतर एक रहा हूं। डिप्लोमेसी और आपसे आपका बेहतर कवरेज डिफेंस भी रिव्यू देखा समझता है। हूं मैं। के शर्मा जी जवाब दीजिए। ये तो खुलेआम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि हमने हमारे सैनिकों के हाथ चूड़ियों से बांध दिए, ये चीन की सलाखों से बांध दिए, चीन की सलाखों से, चीन के सलाखों से बांध दिए, दोनों के लिए थी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये चाइना से आवाज आई, बीजिंग से बोल रहे हैं विवेक श्रीवास्तव, बीजिंग से बोल रहे हैं। हमारे भी ज्यादा मारे जाते और उनके भी ज्यादा मारे दीपक जाते। जी, इनको शांत करा दीजिए, मैं एक जवाब देना चाहता हूँ। इनको दीजिए। प्लीज शांत करा दीजिए। दीजिए देखिए दीपक जी, आपके पास कोई जवाब नहीं है। कम्युनिस्टों एक से फेल्ड बड़ा जो विदेश है नीति के देशद्रोही साथ तो इस देश आपके के पास अंदर कोई कोई जवाब हो ही नहीं नहीं है। सकता। 20 सैनिक हमारे मैसेकर करा दिए आपने, क्या जवाब है इनको आपके थोड़ा पास? शांत करा दीजिए, शांत करा दीजिए, मैं जवाब Opposition दूंगा। leader विवेक को शर्मा जी आप आपने बोलिए, बुलाया विवेक भाई नहीं बीच कभी में नहीं मीटिंग में। प्लीज, बीच में नहीं, विवेक आप बड़े शांत भाइयों करा बीच दीजिए। में नहीं, विवेक आप बड़े भाइयों बीच में नहीं। के शर्मा जी बोलिए, आप कोई चुप नहीं होता इस तरह की डिबेट में। देखिए दीपक जी, ठीक। कम्युनिस्टों का तो इतिहास रहा है। 1962 की लड़ाई में इन्होंने चीन का साथ दिया, उसके लिए अपने इन्होंने सरकार चंदा की इकट्ठा फिलॉसफी किया, बताओ, खून 2020 इकट्ठा की किया। झूठी कहानियां इसके मत बाद सुनाइए। ये जो आज ये जो सफाई दे रहे हैं, सर, इसलिए दे रहे सरकार हैं, की नीति बताइए मुझे। इनको केरल में आम 2020 आदमी में की हत्या करने युद्ध की के हालात में हुए शर्म नहीं आती। कैसे? 6 लेकिन साल से जब सेना चाइना के के हाथ साथ में थे चूड़ी और पहनाने झूला की झूल बात रहे थे, करते हैं। तो युद्ध के हालात कैसे ये बने? इतने क्या है बेशर्म तुम्हारी लोग विदेश हैं, नीति? ये नेपाल का सेना तुम्हें के आके दिखा रहा हाथ में है। चूड़ी पहनाने की बात करते हैं। इनको केरल में आम आदमी को मारने में शर्म नहीं आती इनको। ये वो हिंसक लोग हैं। तो ये सेना को अरे इसलिए कह रहे हैं कि तुम्हारे बड़ी हिंसा हो पास जाती अपनी है। विदेश नीति देश आपके के पास अंदर बताने के लिए जो कुछ है नहीं। यानी देश का आपकी कोई अहित हो विदेश जाए, नीति बताने के लिए देश कुछ का है नहीं। अहित हो आपके जाए। पास ये बड़े लेफ्ट के विदेशी पास लोग बताने के लिए हैं। देश को कुछ हो ही नहीं। और मुझे के शर्मा जी एक मिनट ये मैं अशोक सज्जन हार जी को लाना चाहूंगा। सज्जन हार जी, विश्वास नहीं, सज्जन देश हार के जी, सेना पर इनको सियाचिन विश्वास का नहीं है। डीमिलिटराइजेशन देश की राजनीतिक ताकत क्या पर कोई इनको भी विश्वास समझदार नहीं है। आदमी अपनी सोच सरकार सकता है? मैं की आपसे एज एन नीति एक्सपर्ट बताने जानना के चाहूंगा। लिए कुछ नहीं पॉलिटिकल है। कमेंट नहीं आप जानता, पढ़ एज के एन आए एक्सपर्ट नहीं आपसे हैं। जानना चाहता हूं। अशोक सज्जन हार जी। जी नहीं, बिल्कुल। मैं तो ये समझता हूं जो ये बहुत ही, अगर हम इसको करते तो बहुत गलत करते, परंतु ये मुझे मालूम है जो इसके ऊपर काफी काम हो चुका था और बिल्कुल आखिरी मौके पर इसको रोका गया था। क्योंकि जो आप दीपक जी बता रहे हैं, जब ये एम्बेसडर श्याम सरन की किताब का विमोचन हुआ था 2017 में, तो वहां पर इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पर डायस पर ये बातचीत हो गई थी। क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे, जो हम राजी हो गए थे इसको डीमिलिटराइज करने के लिए, अपनी सेना को हटाने के लिए। फिर जो आपके आर्मी चीफ थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने मना कर दिया था। तो मिस्टर श्याम सरन ने कहा नहीं, आपने तो अग्री कर लिया था जो इसको डीमिलिटराइज करना चाहिए। तो देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, परंतु जो रूलिंग पार्टीज थी, रूलिंग गवर्नमेंट थी, मुझे ऐसा लगता है जो उनकी तरफ से उन्होंने अपना दिल और दिमाग बना लिया था और वो ये समझ रहे थे जो अगर ये दे दिया जाता है तो इससे शांति को आगे ले जाने में काफी फायदा महसूस होगा। पर मतलब जिसे कहते हैं बेटर सेंस प्रिवेल्ड एट दैट टाइम, और इसीलिए वो नहीं इसको कार्यान्वित किया गया। परंतु बिल्कुल इसके बारे में बिल्कुल आगे तक सोच चली गई थी जो इसको हमको करना चाहिए।
परंतु अगर करते तो मेरे ख्याल से अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात ये होती। ब्रेकिंग और न्यूज बड़ा है, अच्छा हुआ ये जो ब्रेकिंग इसको आगे न्यूज है, कार्यान्वित ये नहीं ब्रेकिंग किया न्यूज गया। है। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनार ये मानते हैं कि मनमोहन सरकार डिमिलिटराइज करना चाहती है। वो उस बुक रिलीज का हवाला चाहती थी, वो उस बुक रिलीज का हवाला दे रहे हैं जो श्याम शरण जी की बुक थी, और उनका कहना है कि अगर ऐसा हो जाता तो ये पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता, पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। मैं चाहता हूं कि इसकी ब्रेकिंग न्यूज चले, जल्दी से चले, ताकि दर्शक समझ आए। हमने बड़ा खुलासा किया है। कांग्रेस पर बीजेपी ने यह आरोप लगाया था कि सियाचिन से वो सेना हटाना चाहती थी। हमने 2005 की वो तमाम स्पीचेस निकाल ली है, हमने 2005-6 के वो तमाम रिकॉर्ड्स निकाल लिए हैं, जिस रिकॉर्ड्स के आधार पर यह कहा जा सकता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के तौर पर सियाचिन से सेना हटाना चाहते थे। हम आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह का वो बयान भी दिखाएंगे कि उन्होंने सियाचिन जाकर सैनिकों के बीच क्या कहा था। पूर्व विदेश सचिव श्याम शरण ने अपनी किताब में इसका हवाला दिया था। सियाचिन से अगर डिमिलिटराइजेशन हो जाता तो भारत की स्थिति बेहद खराब हो जाती। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह चाहते थे सेना हटे। आर्मी चीफ और एनएसए ने मामले में दखल देकर आखिरी वक्त पर इसको रुकवाया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार यूपीए सरकार ये क्यों सोच रही थी कि पाकिस्तान को एक बड़ा फेवर दे दिया जाए और सियाचिन से सेना को हटा दिया जाए। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सियाचिन क्या है, हम आपको पहले ये समझा देते हैं। सियाचिन है देश ही नहीं दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड, जहां पर हमने 1984 में कब्जा किया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। सियाचिन में हम जितनी मजबूती से खड़े होते हैं उतनी ही मजबूती के साथ हम पाकिस्तान का मुकाबला कर सकते हैं। डिमिलिटराइजेशन की 3 बार कोशिश हुई, 1989 में हुई, 1992 में हुई और सबसे लेटेस्ट 2005 में हुई है। मैं आपको वो संदर्भ, वो तमाम बातें बताऊंगा अभी। आप समझिए इस खबर का मतलब क्या है, कितनी महत्वपूर्ण है। ये उन इलाकों में था जहां पाकिस्तान की तरफ से भी विदेशी परवारोही इस पहाड़ी इलाके आते थे। सन 1984 में भारत की खुफिया एजेंसियां को बड़ा इनपुट हाथ लगा, जिसके बाद सियाचिन को हत्याया गया। पाकिस्तानी फौज ने अमेरिका से पर्वतारोहण के साजो सामान खरीदे हैं। पाकिस्तान का इरादा अपनी फौज को सियाचिन भेजना था और वो सियाचिन पर कंट्रोल करना चाहता था, जिससे ऊंचाई वाले इलाके पर वो दबदबा बना सके। ये साजिश तब भी परवेज मुशर्रफ ने रची थी, जिन्होंने करगिल वॉर रचा था। भारतीय सेना ने पर्वतारोही टीम की शिनाख्त की, सैनिक टुकड़ी को ऊंचाई वाले इलाके कब्जाने का आदेश दिया गया और भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सियाचिन पहुंचते उससे पहले सियाचिन में हम पहुंच गए। थोड़ी बहुत झड़प हुई और झड़प के बाद पाक टुकड़ी भाग गई। तब से दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड पर तिरंगा लहरा रहा है और ये हमारे शूरवीर सैनिकों का कमाल है कि -40 डिग्री की ठंड में वो वहां पर ड्यूटी देते हैं। 2017 में श्याम शरण ने किताब लिखी थी और किताब में उन्होंने लिखा था कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और पूर्व एनएसए शिवशंकर मेनन इस किताब में मौजूद थे। उन्होंने बताया था कि कांग्रेस सरकार ने 3 बार सियाचिन से सेना हटाने की कोशिश की। ये कोशिश पाकिस्तान के साथ बातचीत के बाद की गई। 1989, 1992 और 2006 सबसे लेटेस्ट कोशिश। पुरानी में भूल जाता हूं, 2006 की कोशिश पर आता हूं। 2006 की कोशिश का मन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह तब के उन्होंने बना लिया था। सियाचिन गए थे वो और भाषण दिया था एक। देखते हैं उनका वर्बेटम भाषण। उसके बाद मैं समझाऊंगा कि मामला अटका कहां, क्यों हो रही थी सियाचिन को डिमिलिटराइज करने की कोशिश। मनमोहन सिंह ने सियाचिन पहुंचकर क्या कहा। सियाचिन को दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि कहा जाता है, जहां इंसान का जीना भी मुश्किल है। यहां रहकर आपने देश की जो सेवा की है, ये सैनिकों के लिए कहा उन्होंने, उसकी तारीफ में मैं शब्दों में नहीं कर सकता। इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि शांति का ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां कोई भी किसी तरीके का खतरा महसूस न करे, टकराव की कोई गुंजाइश न हो और यह स्थान शांति स्थल का अनुपम उदाहरण बन जाए। देखिए, जहां पाकिस्तान का सबसे ज्यादा खतरा है, हम उसको शांति स्थल बनाना चाहते हैं। आखिर कब तक हम यहां इस तरह के हालात बने रहने देंगे? अब समय आ गया है कि हम इस युद्ध क्षेत्र को शांति शिखर में तब्दील करने का प्रयास करें। इस संदर्भ में पाकिस्तान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, उससे बातचीत जारी है। वही देश जो हमारे बंटवारे के बाद बना।
पढ़ लीजिए आप इसको एक बार फिर से, स्टिल को दिखाइए, आखिरी फ्रेम को। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने यह सियाचिन जी कर कहा था कि हम चाहते हैं कि सियाचिन डीमिलिटराइज हो जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने थोड़े ही दिन पहले चीन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए थे, लेकिन इसका भी जवाब अब कांग्रेस पार्टी और डॉक्टर मनमोहन सिंह को देना होगा कि उनके मन की ये मंशा क्या थी। अगले ही महीने डिफेंस लेवल, अगले ही साल डिफेंस सेक्रेटरी लेवल टॉक्स होने वाली थी और उन टॉक्स का मैं एक गवाह रहा हूं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि पहले दिन से लगातार ये कोशिश हो रही थी कि पाकिस्तान को कोई गिफ्ट दिया जाए। वो चाहता था कि सियाचिन से मिलिट्री हटा ली जाए ताकि वो वहां पर बदमाशी कर सके, करगिल जैसे हालात फिर से पैदा कर सके। ये आप देख सकते हैं सियाचिन में कैसे भारतीय सैनिक सर्व करते हैं। अब मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बताता हूं कि मामला कहां पर फंसा, किसने क्या कहा, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का उस वक्त वहां पर क्या रोल था। यह मैं किताब को उद्धृत कर रहा हूं जो श्याम शरण जी की किताब है, और श्याम शरण जी की इस किताब के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन कौन लोग इसके फेवर में थे और कौन कौन लोग इसके खिलाफ। इंडियन डिफेंस रिव्यू में, और उनकी किताब, जिस किताब का नाम है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, भारत दुनिया को कैसे देखता है, उसके हिसाब से ये देखिए आज उन्होंने क्या क्या कहा। मैं आप बताता हूं कि उस किताब में उन्होंने किस संदर्भ का उल्लेख किया था। ये डॉक्टर श्याम शरण ने किया था, और माफ कीजिएगा श्याम शरण जी जो कि फॉरेन सेक्रेटरी रहे थे, बहुत अच्छी तरह निटी-ग्रिटी इसको समझते हैं। मैंने उनसे एक जमाने में बहुत कुछ सीखा है। तो उन्होंने लिखा क्या लिखा अपनी पुस्तक में, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने मुझे कहा था कि मैं एक एग्रीमेंट पर काम करूं और एक कंसेंसस बनाऊं सभी लोगों से कि सियाचिन से सेना हटा ली जाए। आई डिड मेनी राउंड्स ऑफ कंसल्टेशन, मैंने बहुत सारी बातचीत की, बोथ ऑफ एट द सीनियर ब्यूरोक्रेटिक एंड मिनिस्टीरियल लेवल। मैंने बड़े अधिकारियों से बात की और मिनिस्टरों से भी बात की, होम और फाइनेंस के मिनिस्टरों से बात की, आर्मी चीफ जनरल जे सिंह और इंटेलिजेंस चीफ वगैरह से बात की। टेक्निकल डिटेल्स एग्रीमेंट के बन चुके थे, इंक्लूडिंग द पॉइंट एंड टाइमिंग ऑफ रीडिप्लॉयमेंट, यानी कब सेना कितनी हटानी है कितनी रखनी है उसकी बात बन चुकी थी। स्ट्रक्चर और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म भी रेडी हो चुका था। हमने एक वर्कआउट कर लिया था जो हमने डीजीएमओ के साथ किया था, यानी डीजीएमओ के साथ ये डिसाइड हो चुका था कि सियाचिन से मिलिट्री को किस तरीके से हटाया जाएगा। ड्राफ्ट एग्रीमेंट अलोंग विद द एनेक्सचर्स जो हमने तैयार किया कि सियाचिन से सेना ऐसे हटाई जाएगी, ये सीसीएस के सामने आया। सीसीएस में क्या होता है, सीसीएस में दो लोग अड़ जाते हैं। एनएसए उस वक्त के हुआ करते थे एमके नारायणन, वो कहते हैं कि अब चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। सीसीएस मीटिंग में जे सिंह भी ये कहते हैं, बाद में जे सिंह सहमति दे चुके थे, इसीलिए डीजीएमओ के साथ पूरा का पूरा प्लान बन चुका था। लेकिन जे सिंह ने भी आखिरी मोमेंट पे कहा कि नहीं, ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। ये उनका दूसरा माइंड था, सेकंड माइंड ऑफ जे सिंह। उसके बाद क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ होम शिवराज पाटिल एंड डिफेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी डिसाइडेड टू प्ले इट सेफ। उन्होंने सेफ खेलना उचित समझा और यह कहा कि हमको थोड़ा और कंसल्टेशन करने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उस वक्त क्या किया, वो लिखते हैं श्याम शरण साहब, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कुछ नहीं कहा और वो हमेशा की तरह खामोश रहे, शायद एक अच्छे कारण के लिए कि आगे उनका ये मंसूबा पूरा हो जाए। नारायणन एट वन पॉइंट सजेस्टेड द सियाचिन बी टेकन ऑफ द एजेंडा ऑफ इंडिया पाकिस्तान टॉक्स। उन्होंने तो ये तक कहा कि सियाचिन को भारत और पाकिस्तान टॉक्स से हटाया जाए, लेकिन उसके बाद ये राय बनी कि नहीं, इसको टॉक्स पर तो रखा जाए, लेकिन डीमिलिटराइजेशन की जो प्रोसेस या जो प्रस्ताव हम देने वाले थे उसको हम वापस ले लें। एक बार फिर से सुनाता हूं कैसे मंशा जाहिर की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सियाचिन को डीमिलिटराइज करने की, सियाचिन में सैनिकों के सामने। सुनिए, 12 जून 2005 को सियाचिन गए तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह का क्या बयान था। सियाचिन को दुनिया की सबसे ऊंची रणभूमि कहा जाता है, जहां इंसान का जीना भी मुश्किल है। यहां रहकर आपने देश की जो सेवा की है उसकी तारीफ मैं शब्दों में नहीं कर सकता। इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि शांति का ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां कोई भी किसी तरह का खतरा न महसूस करे, टकराव की कोई गुंजाइश न हो और यह स्थान शांति स्थल का अनुपम उदाहरण बन जाए। किनसे शांति की बात कर रहे हैं? पाकिस्तान से। आखिर कब तक हम यहां इस तरह के हालात बने रहने देंगे? अब समय आ गया है
कि हम इस युद्ध क्षेत्र को शांति शिखर में तब्दील करने का प्रयास करें। इस संदर्भ में पाकिस्तान से बातचीत चल रही है। फिर से इनवाइट करता हूं अपने तमाम गेस्ट को, मेरे साथ जुड़ गए हैं के शर्मा जी, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदीप कुमार जैन आदित्य, फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर और कांग्रेस लीडर जो कि मनमोहन सिंह की कैबिनेट में काम कर चुके हैं, जे.के. त्रिपाठी, फॉर्मर डिप्लोमेट, थोड़ी ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी, सिक्योरिटी, एक जे.के. त्रिपाठी जी भी जुड़ गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, सेलिब्रिटी डिफेंस एनालिस्ट, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं, सुनील सिंह साजन जी, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं, विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के लीडर मेरे साथ हैं, और मेरे एक दर्शक मेरे साथ है कुमार राहुल। कुमार राहुल, आप सपने में भी कभी सोचेंगे कि सियाचिन से भारत मिलिट्री हटा दे पाकिस्तान को खुश करने के लिए? बताइए। फोन कट गया है, तकनीकी दिक्कत है। मैं इसी सवाल को लेकर सबसे पहले चलता हूं, प्रदीप जैन आदित्य जी नहीं आए हमारे साथ अभी तक, आ चुके हैं। प्रदीप जैन जी बताइए, क्या यह उचित था कि मनमोहन सिंह साहब 2006 के अंदर भारत और पाकिस्तान की बातचीत के बीच सियाचिन से भारतीय सेना हटा देते? आप तो उस कैबिनेट के मेंबर थे, बताइए क्या यह फैसला उचित होता? एक देशभक्त के तौर पर बताइए, क्या यह करना उचित होता मनमोहन सिंह के द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा? प्रदीप जैन जी। जी 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 दीपक जी, सबसे पहले तो मुझे इस बात का अफसोस है कि आज की बात नहीं कर रहे, आप बीते हुए कल की बात कर रहे हैं और उस पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं जिसने अंग्रेजों के सामने माफी मांगी। मैं शर्मा जी की बहस देख रहा था, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बात कही थी वो शांति का माहौल था। आज हमारे प्रधानमंत्री बिरयानी खाने चले जाते तो हम क्या उन्हें झूला झुलाते हैं चीन के राष्ट्रपति को, तो क्या हम आज उन्हें पकड़ रहे? मनमोहन सिंह जितने अच्छे प्रधानमंत्री थे और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टेलीविजन पे डिस्कशन नहीं की जाती, लेकिन मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इनके जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि 600 बार चाइना ने घुसपैठ की, लेकिन अगर बीजेपी के 6 साल का समय देखें तो 2365 बार चीन ने घुसपैठ की एलएसी पे। और डिफेंस मिनिस्टर कुछ बोलता है, फॉरेन मिनिस्टर कुछ बोलता है और प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं। प्रदीप जैन जी, मीडिया बात कर रहे हैं, आप बताइए आप कौन सा मुद्दा लेके चल रहे हैं? आप देश की क्या हालत है? गलवान घाटी पर फिर उन्होंने टैंक गाड़ दिए दीपक। ठीक है उस पर चर्चा कीजिए। प्रदीप जैन जी, मैं लगातार 3 दिन से उस पर चर्चा कर रहा हूं, ये एक नया मुद्दा है जो निकल कर आया है, ये भी एक हकीकत है जो देश के सामने रखनी चाहिए। गलवान घाटी का सवाल मैं के शर्मा से जरूर पूछूंगा, लेकिन आपने कहा 2006 में शांति के हालात थे। मैं आपको बताना चाहता हूं 2008 के अंदर मुंबई का अटैक हुआ था, 2005 और 6 के अंदर मुंबई के ट्रेन के अटैक हुए थे। इसके बीच लगातार आतंकवादी गतिविधियां हुई। शिवराज पाटिल जब होम मिनिस्टर थे तब दिल्ली में मल्टीपल बम अटैक हुए थे, ये आपको भी पता है। बाटला हाउस कांड हुआ था, लगातार पाकिस्तान बदमाशी कर रहा था। इसको आप संसद का हमला भी हो चुका था 2001 में, आप ये भूल गए क्या? कफन घोटाला कब हुआ था? कंधार में आतंकवादियों को छोड़ने कौन गया था? अंग्रेजों से माफी किसने मांगी? नाथूराम गॉडसे के अनुयायी कौन है? ये क्यों नहीं कहते आप? ठीक है, इसका जवाब लेता हूं। के शर्मा जी बताइए, गलवान घाटी में जो हालात बने हैं उसके लिए क्यों ना मोदी सरकार को जिम्मेदार माना जाए? और दूसरा मेरा सवाल, सियाचिन से डीमिलिटराइजेशन की अगर कोशिश हो रही थी, आप लोग क्यों नहीं खड़े हुए उसके खिलाफ? मैं आपको जवाब देता हूं। दीपक जी देखिए, अभी जो है कांग्रेस के जो नेता हैं वो कह रहे थे कि उस समय शांति काल था, और आपने स्पष्ट भी कर दिया कि कैसी शांति थी। वास्तविक स्थिति ये थी कि मनमोहन सिंह बगैर राजनीतिक इच्छा शक्ति के प्रधानमंत्री थे। पूरा देश जानता था कि रिमोट से चलने वाले एक कठपुतली प्रधानमंत्री। अरे भाई आप मुद्दे और उसके अलावा ये जो षड्यंत्र था, बोल लीजिए आपका ये जो षड्यंत्र था, इनको बंद कराइए ना। मैंने बीच में नहीं बोला है दीपक। अरे प्लीज, सभ्यता से के शर्मा जी ने किसी के बीच में नहीं बोला था। के शर्मा जी की आवाज आएगी सिर्फ, मैं सबको लूंगा। प्लीज आप सब लोग स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आप सब मुझसे बड़े हैं, आप सब मेरे बड़े भाई हैं, प्लीज समझिए डिबेट। देश समझ नहीं पाता है फिर आपकी बात। मैं आपको यह कहता हूं कि सियाचिन से उस समय यदि सेना हटाने का मतलब था कि पाकिस्तान के आतंकवाद के सामने भारत घुटने टेक देता, और घुटने टेकने जैसा काम जो है ये मंसूबे के साथ में मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी जो है इस प्रस्ताव को लेकर चर्चा कर रही है।
दुर्भाग्य था उस समय की जो उनको सहयोग दे रहे थे जो लोग, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी, ये तो केवल जो है कुर्सी और सत्ता और पैसे के लालची थे। ये देश के का हित इनके लिए कोई मतलब नहीं रखता था, और इसलिए ये जो है कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता का जो है लूट मचा के बैठे हुए थे। और जो जिस तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने का एक तरह से उनसे सामना न कर पाने की जो क्षमता इन कांग्रेसियों की थी, कि इससे एक परिवार की मंशा को पूरा करने के लिए पूरे देश के राष्ट्र हित को दांव पे लगा दिया जाए। ठीक है के शर्मा जी, मैं इसी सवाल को लेकर प्रदीप जैन आदित्य के पास जाऊंगा, लेकिन जनता मेरे साथ जनार्दन होती है। कुमार राहुल सोशल वर्कर दिल्ली से मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुमार राहुल जी, संक्षेप में जानना चाहूंगा आपसे, क्या सियाचिन से सेना हटाना उचित होता? क्या डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिमाग में एक ख्याल आया, वो भी क्या सही था? देखिए, सियाचिन जो है ना, उसको आप देखिए शुरू कैसे होता है। 84 में हम उसको लेते हैं। संजय कुलकर्णी जी थे जो हेड ऑफ टीम थे, जिन्होंने वो ऑपरेशन किया था 84 में। तो एक्चुअली उसकी वैल्यू क्या थी? हाई एल्टीट्यूड पोस्ट हमेशा बहुत वैल्यूबल होती है। जैसे कि 99 में कारगिल में पाकिस्तान सिर्फ कारगिल इसलिए करना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि हम टाइगर हिल और बटालिक और द्रास ले लें और फिर सियाचिन के लिए इंडिया को टेबल पे ले आए, क्योंकि नरसिम्हा राव तक की गवर्नमेंट तक इंडिया बहुत अग्रेसिव था सियाचिन की पोस्ट को लेके। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही हमने देखा कि 1999 कारगिल वॉर में हमने टाइगर हिल और बटालिक सब खाली कराया, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट आती है कांग्रेस की, आप इस बात को मानिए, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर अग्रेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट में अग्रेसिव नहीं थे, बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं थे, और ये उनका एक बहुत बड़ा फेलियर था। जैसे कि 2008 में जो मुंबई अटैक्स हुए या 6 में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसमें कुछ भी वो लोग नहीं कर पाए कांग्रेस वाले। राहुल, एक स्टेप लेना चाहिए था। मेरे साथ बहुत बड़े बड़े गेस्ट हैं, मैं सीधे चलूंगा लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जी के पास। सर, आप इतने डेकोरेटेड ऑफिसर हैं, सियाचिन को छोड़ना या सियाचिन को छोड़ने का ख्याल लाना भी क्या ठीक है मिलिट्रीली? आपसे समझना चाहूंगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह के मन में ख्याल आया, उन्होंने स्पीच दिया, मैंने दिखा दिया। भारत सेना का कार्य है कि सीसीएस को करेक्ट स्ट्रेटेजिक और मिलिट्री एडवाइस देना। उस समय के जो सेना अध्यक्ष थे, उन्होंने सीसीएस में अपनी पूरी करेक्ट स्ट्रेटेजिक एडवाइस दी, जो आपने भी कुछ ही क्षण पहले बयान की थी। उसको एनएसए का सपोर्ट मिला और उस वजह से ये कार्य नहीं हो सका। देखिए, जो लोग डिबेट में हैं उनसे मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मसले को पॉलिटिकल एंगल से न देखें, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और इसको जो स्ट्रेटेजिक इशू है उसके लिहाज से देखें। सियाचिन ग्लेशियर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन है, वो काराकोरम के वेस्ट में पड़ती है, और जो गलवान घाटी की बात हो रही है उसके वेस्ट में पड़ती है। इसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस दो लफ्ज़ में बताना चाहूँगा इस प्रकार से कि चाइना गलवान में और काराकोरम पास में डीबीओ में इतना इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि वो चाहता है कि किसी तरीके से हम ईस्ट की तरफ से जो वेस्ट में सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है उस पर दबाव डालें, और उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और उनको भी फ़ायदा होगा वन रोड वन बेल्ट के बारे में और चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में। तो इस समय डिटेल में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपकी चैनल का। सियाचिन की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस जिसको पढ़नी है वो किताबों में पढ़ ले, लेकिन ये बात आपको क्लियरली समझ लेनी चाहिए कि भारत सेना एक प्रोफेशनल सेना है। इसका जो सेना अध्यक्ष होता है उसको कई प्रकार की इनपुट्स मिलती हैं, वो कई प्रकार से इसको एनालाइज करता है और सब मिलिट्री एंगल्स को एनालाइज करके सीसीएस में वो अपना जो मुद्दा है, जो अपना पक्ष है वो रखता है। आपने उसी प्रकार से उस समय के सेना अध्यक्ष ने अपना पक्ष रखा, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव से। विवेक श्रीवास्तव जी, 2004 और 5 में आपने सुनिए ना, 2004 और 5 में आपने, मुझे बोलने दीजिए। एक मिनट मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए, सिर्फ 20 सेकंड लूंगा। 2004-5 में आपने चाइना के साथ मिलकर नेपाल जैसे हिंदू राष्ट्र को माओवादियों को सौंप दिया
और अब आप पूछते हैं कि नेपाल से हमारे रिलेशन खराब हो गए, तो ये तो आपका षड्यंत्र था ना, चाइना के साथ मिलकर नेपाल को माओवादी बनाना। कौन जाते थे? सीताराम येचुरी जाते थे, एबी वर्धन जाते थे। कौन जाता था चाइना में डेमोक्रेसी बनाने के लिए? जवाब दीजिए इसका। कौन जाता था चाइना में डेमोक्रेसी स्थापित करने के लिए? नरेंद्र मोदी भी जाते हैं। अरे आप चाइना में तो सभी पार्टियों के लोग जाते हैं जो सत्ता में रहा है। आप लोग क्यों गए थे नेपाल? प्रचंड को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आपका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट था? जवाब दीजिए इसका मेरा। आप कहते ना नेपाल भारत के खराब हो गया, चीन की प्लेट में समाज सजा के कम्युनिस्ट पार्टी नहीं दिया था। आज नेपाल आपके साथ नहीं है, आपको आंखें दिखा रहा है। ये आपके कारण नहीं है, मैं आरोप लगा रहा हूं आप पर। दोस्त नहीं है आपका। होशो-हवास में और जानकारी के आधार पर आरोप लगा रहा हूं। 6 साल से 6 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, एशिया में कोई दोस्त नहीं चाइना के और किसी पड़ोसी से हमारी बनती नहीं है। नेपाल को दे दिया, पाकिस्तान आपके खिलाफ खत्म कर दिया। चीन से आप लड़ रहे हैं, नेपाल आपको आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश आपके खिलाफ, श्रीलंका आपके खिलाफ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्यों चीन की थाली में नेपाल को दे दिया था 2004-5 में? बताइए क्यों दे दिया था? क्यों सीताराम येचुरी काठमांडू जाते थे? क्यों डीपी त्रिपाठी जाते थे? क्यों तथागत लोकतंत्र लाए थे? राजा के शासन का हटना जरूरी था, राजा के शासन का हटना जरूरी था। हिंदू राष्ट्र को खत्म कर रहे थे वहां पे। आप दुनिया के इकलौते हिंदू राष्ट्र को खत्म कर रहे थे षड्यंत्र के साथ। आप कम्युनिस्ट लोग दुनिया के इकलौते हिंदू राष्ट्र को खत्म कर रहे थे, माओवादियों को दे रहे थे। देखिए किसी भी देश में राजा का हटना, महारानी का शासन नहीं है क्या? जरूरी है। जवाब दीजिए। इंग्लैंड में महारानी का शासन नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल। इलेक्शन होते हैं, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। आपका बस चले तो आप इंडिया में भी साइन कौन करता है? महारानी करती है ना पार्लियामेंट की बात पे साइन। आपका बस चले तो इंडिया में भी रजवाड़े ले आएंगे। कौन करता है? कौन करता है? आज उससे वो सिर्फ कॉस्मेटिक है, वो सिर्फ एक कॉस्मेटिक हस्ताक्षर है। वहाँ पार्लियामेंट इलेक्शन होते हैं, राजा का शासन कहीं नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मैं पब्लिक की वॉइस आपको सुनाता हूँ। शशिकांत ओझा, मैं आप पर आरोप लगाता हूँ कि कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना के साथ मिलकर नेपाल जैसे हिंदू राष्ट्र को माओवादियों को सौंप दिया। शशिकांत ओझा, मेरा आपसे सवाल, क्या सियाचिन से मिलिट्री हटानी चाहिए भारत को? एक आम आदमी क्या सोचता है, और क्या इतनी बात डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं समझ आई? दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पे आपको लाने के लिए। और मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि एकदम गलत सोच थी उनकी, एकदम गलत विचार था। ये बात समझ लेना चाहिए कि भारत के इस समय सिर्फ 2 दुश्मन हैं, चीन और पाकिस्तान। और ये जो हिंदी चीनी भाई भाई वाला जो नारा था, ये नारा कभी सही है ही नहीं। चीन भारत का हमेशा से दुश्मन रहा, उसने हमेशा से पाकिस्तान को प्रोवोक किया, हर मुद्दे पर प्रोवोक किया। उसने यूएन में हमेशा वीटो दिया भारत के खिलाफ में। और यहाँ हम सभी लोग कहते रहे कि चीन जो है वो हमारा दोस्त है, हमारा साथी है, लेकिन चीन हमारा साथी नहीं था। तो देश की बहस लगातार जारी है। हम बात कर रहे थे कि चीन की चालबाजी से कैसे बचे। इसी बीच एक बड़ी खबर आती है, और बड़ी खबर यह आती है कि सियाचिन के अंदर से सेना को हटाने की कोशिश 2006 में हुई, वो भी मनमोहन सरकार के द्वारा। ये आरोप कांग्रेस पर बीजेपी ने लगाया, लेकिन जब न्यूज नेशन ने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो क्या पाया? उन्होंने पाया कि डॉक्टर मनमोहन सिंह इसकी कोशिश 2005 से कर रहे थे। 2005 में वो सियाचिन गए और सियाचिन में उन्होंने अपनी इस भावना को व्यक्त किया। हमारे जितने भी दर्शक हमसे जुड़े वो साफ कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल मतलब इसके पीछे तो कोई लॉजिक ही नहीं था। ये कदम बिल्कुल विनाशकारी होता, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता। आप पढ़ सकते हैं, जहां इंसान का जीना मुश्किल है, यहां रहकर आपने देश की जो सेवा की, वो सैनिकों को कहते हैं, उसकी तारीफ में शब्दों में नहीं कर सकता। इस बात के प्रयास किए जाने चाहिए कि शांति का ऐसा माहौल तैयार किया जाए जहां कोई भी किसी तरह का खतरा न महसूस करे, टकराव की कोई गुंजाइश न हो, और यह स्थान शांति स्थल का अनुपम उदाहरण बन जाए। अरे यही उदाहरण बनाना था तो 1984 में राजीव गांधी ने कैप्चर क्यों किया था?
आखिर कब तक हम यहाँ इस तरह के हालात बने रहने देंगे? अब समय आ गया है कि हम इस युद्ध क्षेत्र को शांति शिखर में तब्दील करने का प्रयास करें। उसी साल में ये हो रहा है जिस साल ट्रेन बम ब्लास्ट हुए और उसके 2 साल बाद मुंबई का अटैक होता है। उससे पहले भारत के पार्लियामेंट पर अटैक भी हो चुका था और करगिल वॉर भी हो चुकी थी। और वो कहते हैं कि इस संदर्भ में पाकिस्तान से बातचीत जारी है। सीधे चलता हूं जेके त्रिपाठी साहब के पास, उसके बाद सुनील सिंह साजन के पास चलूंगा। त्रिपाठी साहब, ये सवाल सिर्फ इसलिए आया क्योंकि मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री को ये कहा कि आप बड़े दिल का परिचय दें, बड़े होने का परिचय दें और ये करें कि जो चीन के बारे में आप जो कर रहे हैं मजबूत नेतृत्व प्रदान करें। पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये बयान आपको क्या दर्शाता है? क्या आपको भी लगता है कि ये पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता 2006 में अगर हम ये कर लेते? वो तो अच्छे नसीब रहे इस देश के कि ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ कि मनमोहन सिंह का ये बयान या मनमोहन सिंह का वो काम जो उन्होंने किया 2006 में वो गले से नहीं उतरता है। ये मैं नहीं कहूँगा कि उनका दुराशय था या दुर्भावना। मैं भी बिल्कुल नहीं कहूँगा, ये मैं भी बिल्कुल नहीं कहूँगा सर। हाँ, लेकिन ये गले से नहीं उतरता। उस पर मैं आऊँ उससे पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर देना चाहता हूँ। मैं सुन रहा था कि आपके यहाँ विवेक श्रीवास्तव जी कह रहे थे कि नेपाल में राजशाही थी इसलिए वहाँ से उसका जाना जरूरी था। मेरे नहीं समझ में आ रहा है कि किसी देश में कौन सी सरकार है, इसका निर्णय कौन करता है? क्या हम करेंगे दूसरे देश की सरकारों का निर्णय? और अगर यही है चाइना के कहने पे, अगर यही है तो चाइना में अभी सिंगल पार्टी वो है, ऑटोक्रेसी है। क्या विवेक जी चाइना से सरकार बदलने की कोशिश करेंगे? चलिए विवेक जी, चलते हैं चाइना की सरकार बदलने, चले क्या? वहां पर भी राजशाही हो गई है। सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी है वहाँ, सिंगल पार्टी रूल है वहाँ पे। आप तो प्रजातंत्र के पक्षधर हैं। त्रिपाठी जी ने सही सवाल उठाया और कम्युनिस्टों में फर्क को समझिए। अपनी दुखती रख पर हाथ रखनी रूस में जब क्रांति हुई थी तो एरिस्टोक्रेट्स को हटा करके, जार को हटा करके कम्युनिस्ट सरकार आई थी रूस में। एरिस्टोक्रेसी और कम्युनिज्म के फर्क को समझिए पहले आप। है कि नहीं है और हिंदू राष्ट्र और थियोलॉजिकल स्टेट। दूसरी बात सुन लीजिए, हम रिलीजियस बेस्ड स्टेट के खिलाफ हैं, चाहे हिंदू राष्ट्र हो या मुसलमान राष्ट्र हो। हिंदुओं से इतनी चिढ़ क्यों है? नहीं, हिंदुओं से नहीं है, हमें इस्लामिक स्टेट से भी उतनी ही चिढ़ है। अरे छोड़िए, आप खुद हिंदू हैं, आप हिंदुओं से इतनी चिढ़ क्यों है आपको? Whether it is Hinduism or any other। त्रिपाठी जी, इनको छोड़ दीजिए। नहीं है, धर्म के ऊपर आधारित साम्राज्यों से हमको एलर्जी है। ये बीजिंग में अगर बरसात हो रही होगी ना, बीजिंग में बरसात हो रही होगी ना, तो एक गाजियाबाद में छाता निकालेंगे। त्रिपाठी जी कंक्लूड करिए। त्रिपाठी जी क्या बात? और कुछ नहीं आता। आपको एलर्जी है, लेकिन आप दूसरे देश में कैसे दखल दे सकते हैं मान्यवर? इसका आपको क्या अधिकार है? ये 1800-1700 की बात नहीं है जब आप अधिकार दे दखल दिया। नहीं, आप करें नेपाल से हटना जरूरी था इसलिए हमने किया। नेपाल से हटना जरूरी था, नहीं जरूरी था? नहीं, ये तो हमारा विचार है, हम तो खुश हैं। आप क्यों? भाई, एक डेमोक्रेसी किसी देश में आएगी तो खुशी होती है। अरे आपको नेपाल में डेमोक्रेसी नहीं, चाइना के टट्टुओं की पड़ी थी कि वो वहां बैठ जाए और वही हुआ फाइनली। विवेक श्रीवास्तव, त्रिपाठी जी कंक्लूड करिए, मुझे सुनील सिंह साजन जी के पास जाना है। ये गलत भाषा का प्रयोग है, गलत भाषा का प्रयोग है। अब मैं सर जो बैठे हैं वो चाइना के सिर्फ टट्टू है, सिर्फ टट्टू है, पपेट है चाइना के। प्रजातंत्र के खिलाफ हैं? क्या आप प्रजातंत्र के खिलाफ हैं? क्या आप अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हैं? अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हिंदू राष्ट्र विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग हैं जो शाहीन बाग बनाते हैं। त्रिपाठी जी कंक्लूड करिए। मैं अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता हूँ। और सुन लीजिए, माइनॉरिटीज के लिए, माइनॉरिटीज की रक्षा के लिए कम्युनिस्ट मरने के लिए तैयार बैठा है। कौन मरेगा, किसने किसको मारा, ये जो मॉब लिंचिंग का कल्चर है, क्या आग लगाई आपने दिल्ली में, सब जानते हैं आपको। क्या आग लगाई दिल्ली में आपको, सब जानते हैं। त्रिपाठी जी आप कंक्लूड करिए। सिर्फ त्रिपाठी जी की आवाज जाएगी प्लीज। मैं सुनील जी के पास जा ही नहीं पा रहा हूँ। सब इसका मतलब ये नहीं कि वो डिबेट में शामिल नहीं होंगे और प्रदीप भाई नहीं होंगे। त्रिपाठी जी कंक्लूड करिए। एक चीज और मैं बताऊं, 2013 में श्याम चरण जी ने एक कमेटी थी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, उसके वो चेयरमैन थे, भूतपूर्व विदेश मंत्री हैं। उनको डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि पता लगाएं कहाँ कहाँ हमारी लद्दाख और हमारे उत्तरी सीमाओं पे कहाँ कहाँ परेशानी है। तो उस बोर्ड ने पता लगा करके 12 सितंबर को श्याम चरण जी ने रिपोर्ट दी थी कि 640 किलोमीटर का एरिया लद्दाख का हमारा अभी चीन के कब्जे में है और उसको खाली कराना चाहिए।
उस पर फिलहाल कोई चीज़ नहीं हुई, पिछली सरकार में कोई बात ही नहीं हुई इस पर। और जो आप कह रहे हैं, इसी से मैं कह रहा हूँ कि मनमोहन सिंह तो खुद चाहते थे कि ऐसे इलाकों से किसी तरह पीछा छूटे। अब मैं ये कहता हूँ, नेपाल की भी बात किसी ने की कि नेपाल क्यों आंखें दिखा रहा है। नेपाल ने, मैं आपको रिकॉर्ड आप देख लीजिए, 1960, 1975, 1988, 1990 और 2005 ये वो साल थे जो हमारे संबंध नेपाल से खराब हुए। और उसके बाद मोदी जी के टाइम में एक बार खराब हुए मदेशियों का होता। तो ऐसी बात नहीं है कि नेपाल के साथ हमारे संबंध हमेशा, ठीक है, हम नेपाल पे ना जाए, सीधे चलता हूँ त्रिपाठी साहब। मेरे साथ मेरे दर्शक बीपी माहेश्वरी जुड़ गए हैं मुरादाबाद से। बीपी माहेश्वरी जी, सियाचिन से सेना हटाना चाहते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये विषय इसलिए निकला क्योंकि मनमोहन सिंह ने एक लेटर लिखकर प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप बड़े दिल का परिचय दें, अपनी अथॉरिटी का परिचय दें। क्या उनका यह थॉट सही था? नहीं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि गलवान घाटी लद्दाख में हमारे देश भारत व चीन से हिंसक झड़प में हमारे देश के 20 जवान शहीद हुए थे। ऐसे में हमारे देश में चीन के खिलाफ जबरदस्त माहौल है, जबकि LAC पर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करने की संधि है और हमारे देश के जवानों ने इसी संधि का इस्तेमाल किया था। फिर भी हमारे सैनिकों ने चीन के 43 जवानों को मारकर उन्हें भी सबक सिखा दिया। सेना प्रमुख जनरल हेमंत नरवणे जी ने लद्दाख बॉर्डर पर पहुंचकर जवानों का हौसला बढ़ाया है और जनरल नरवणे जी ने यहां तैनात जवानों को उनके शानदार काम, उत्साह और साहस की तारीफ की है और कहा है कि 2020 के विरुद्ध भारत का इरादा साफ है। अब सेना को चीन की हिमाकत पर खुली छूट मिल गई है। चीन की हिमाकत पर खुली छूट मिल गई है, ठीक है। सीधे सुनील सिंह साजन जी के पास चलता हूं। अफसोस सुनील भाई, डिस्कशन कुछ ऐसा भाग गया कि आपके पास ज्यादा आ नहीं पाया, इसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन फिर सवाल 1996 फिर आ गया। 1996 की वो संधि कि LAC से 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर उधर हम हाथ बांध के रहें। आज तो सरकार ने खुली छूट दे दी ना। मैं कहता हूं खुद मुलायम सिंह यादव जी, मैं उनके साथ एक बार सीमा पर था, कहीं से गोली चली, उन्होंने बोला पलट कर मारो। ये गलती नेताजी से कैसे हो गई ये जानना चाहता हूं। फिर के शर्मा जी के पास जाऊंगा सीधे। देखिए दीपक भाई, आपने अच्छी बात कही कि आप नेताजी के साथ थे और नेताजी ने कहा कि पलट के मारो। यही समाजवादियों का स्वभाव है, इसीलिए नेताजी लगातार कहते रहे कि चीन से सतर्क रहो। अभी के शर्मा जी समाजवादियों के बारे में बात कर रहे थे। के शर्मा जी, आप अपना इतिहास जानते हैं। 1947 की आजादी की लड़ाई में आपके वैचारिक काका किसके साथ थे? क्रांतिकारियों की मुखबिरी कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ थे। हम जानते हैं कि अंग्रेज भाग गए, लेकिन अभी भी काले अंग्रेज, आप जैसे लोग, आप जैसे दल के नेता अभी इस देश में हैं। जब ये देश गोरे अंग्रेजों को भगा सकता है तो काले अंग्रेजों का भी इलाज करेगा। लेकिन देखिए दीपक जी, हम आपके प्रशंसक भी हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या एक बार आप वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते मोदी जी से या मोदी जी की सरकार से यह सवाल कर पाए कि हमारे 20 जवान कैसे शहीद हुए? क्या आप सीधे पूछ सवाल पाए कि हमारी जमीन पर कब्जा है या नहीं? जवाब दीजिए के शर्मा, हमारे 20 जवान कैसे शहीद हुए, क्यों शहीद हुए? पूछ रहा हूं आपके सामने। के शर्मा, मोदी जी की पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के प्रवक्ता, हमारे 20 जवान कैसे शहीद हुए? जवाब दीजिए, देश जानना चाहता है के शर्मा आपसे आज। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहता हूं। इस संदर्भ में सेना के प्रमुख ने एक नहीं कई बार सेना के अधिकारियों ने बताया है कि वहां क्या परिस्थितियां थी और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये जो 20 जवान जो शहीद हुए वो चीन के उन घुसपैठियों को मारते मारते शहीद हुए और 20 की जगह 43 लोगों को शहीद किया है, वो उनको मारा है। किसकी जमीन पर? और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, या अपनी जमीन पर, उनकी जमीन की जमीन पर या भारत की जमीन पर, कहां हमारे जवान शहीद हुए? आपको पहले वहां के LAC की जानकारी होनी चाहिए। सुनील साजन जी, पहले आप गलवान घाटी, हमको ये बता दीजिए, पहले गलवान घाटी और लद्दाख की जो है परिस्थितियों का जानकारी कीजिए, आप बताइए वो पढ़ाई करके आइए
और या जानकारी भारत करके की आइए। जमीन थी इसके जहां बाद हमारे यहाँ बहादुर जवान शहीद हुए? इसके बाद यहाँ पर प्रश्न आप भी मोदी टीवी जी में की तरह झूठ बोलने लगे। पूछिए। इस संदर्भ में देश के आगे अपनी बीच में झूठ मत पर। बोलिए, बीच में तोता मत अगर बनिए, झूठ न तोता बोले मत ना बनिए तो आप बीच में। लोगों को कोई शांति पूछे से ना। सुनिए पहले, और ये शांति से कहां से सुनिए, प्रैक्टिस करते हैं झूठ तोता बोलने मत की? बनिए बीच में आप सारे भारतीय सुनिए, अब मैं जनता आपको पार्टी के बताता हूं। लोग प्रैक्टिस कहां आपको करते हैं पहले झूठ बोलने जानकारी होनी की? चाहिए। सुनील भाई सुन ले प्लीज, सुनील भाई जवाब सुन ले प्लीज, आपको सरकार सुनील भाई जवाब सुन ले, बना करके सुनील आपको भाई दे जवाब दी, सुन ले, जो आपको सरकार सिर्फ मिला के शर्मा उनसे जवाब, झूठ सुनील भाई बंद कराइए, प्लीज, सुनील भाई प्लीज, सिर्फ के जी की आवाज, मुझे प्रदीप जी के पास भी जाना है। मैं इसलिए इनको कहना चाह रहा हूं कि मैंने स्पष्ट किया, दीपक जी सेना के अधिकारियों जो वहां पर वर्तमान में हैं, सेना प्रमुख हैं, सरकार है, सर्वदलीय बैठक है, हमारे हर जगह भारत हर जगह इनके प्रश्नों का उत्तर व्यवस्थित रूप से सरकार ने, सेना ने, सबने दिया है। आपकी लेकिन सरकार के समस्या पास ये जवाब नहीं है, समस्या ये नहीं है, समस्या इनकी ये है कि ये जो है देश के अंदर एक तरह का भ्रम और भ्रांति फैलाना चाहते हैं, बोलेंगे और ये देश की समस्या पिछले है। दरवाजे से एक षड्यंत्र के तहत ये जो है चीन का जो वो प्रोपेगेंडा करता है, उस लड़ाई में ये कहीं ना कहीं उनको सहायक सिद्ध हो रहे हैं। इस तरह से भारत को नीचा क्रांतिकारियों के खिलाफ षड्यंत्र करते थे, वो आज षड्यंत्र की बात कर रहे हैं। और इसी षड्यंत्र अरे के सर, जो अंग्रेजों के साथ पिछले थे, वाले वो हमें जाएंगे, बताएंगे कि जो कि कैसे 2006 के सुनील साजन साहब, सुनील साजन साहब, के हिस्से माने जाएंगे। के भाई एक सवाल जानना चाहता हूँ, एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ तमाम सेक्युलरों से, एक सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ तमाम सेक्युलर नेताओं से, चाहे वो सुनील सिंह साजन हो, चाहे विवेक श्रीवास्तव हो, चाहे प्रदीप भाई हो, मेरे बड़े अच्छे बड़े भाई हैं प्रदीप भाई, मेरे मित्र हैं, आप तीनों मेरे मित्र, मैं तीनों से जानना चाहता हूं, इतना बड़ा सेक्युलरिज्म अगर देश में था तो 1947 में हिंदू मुसलमान के आधार पर यह देश क्यों बट गया? इसका कौन जवाब देगा? सेक्युलरिज्म के कितने मसीहा इसका जवाब देंगे? प्रदीप जैन जी आप जवाब दीजिए। मुसलमान यहाँ रह गया, जो मुसलमान यहाँ रह गया, अब उसी की वकालत करिए जिसके लिए देश बना था, अब उसी की वकालत करिए जिसके लिए देश बना था, अब उसी की वकालत करिए जिसके लिए देश बना था। प्रदीप जैन जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सियाचिन से सेना को हटाने का ख्याल क्यों आया 2006 में? और भारत को अपना मानता सिर्फ प्रदीप का आवाज, सिर्फ प्रदीप जी का आवाज। रामचरितमानस के अंदर राम और रावण का युद्ध क्यों हुआ, रावण प्रकांड पंडित होने के बाद क्यों वध हुआ, लेकिन मुद्दा अभी वर्तमान का है। जो सुनील साजन जी ने कहा कि जब देश के अंदर वर्तमान में हम जी रहे, हम नहीं कह रहे कि अंग्रेजों के तलुए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चाटे, मैं ये नहीं कह रहा कि नाथूराम गोडसे को भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि आज वर्तमान में हमारे सेना के भी प्रमुख बैठे हैं। कारगिल युद्ध में जिनको महावीर चक्र मिला था, सोनम वांगचुक, उन्होंने कहा कि लद्दाख के अंदर जमीन पे कब्जा होगा। छाती जलती है हमारी, हम कांग्रेस के लोग हैं, पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी दीपक भाई, तो इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। हम बिरयानी नहीं खिलाते, हम झूला नहीं झुलाते, हम किसी सर मैं वही तो पूछ रहा हूँ। उसी कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सियाचिन से सेना को हटाने की कोशिश क्यों की? ये झूठा आरोप है। अरे सर मैंने उनका भाषण सुना दिया, इंटरनेट पे पढ़ लीजिएगा, भाषण सुना दिया उनका पूरा प्रदीप भाई। वही दीपक भाई, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जिस समय राम और रावण का युद्ध हुआ था, उस समय भी संधि के लिए प्रयास किया गया था। रामचरितमानस के अंदर भी भगवान राम ने कहा था, उसी तरह आप पूरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री झूला जलाते हैं, 9 बार चाइना जाते हैं। शर्मा जी अगर आप नहीं बोलने देंगे, आपको हम बोलने नहीं देंगे। आप बताइए, अरे आप गॉडसे की विचारधारा के लोग हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं? कहा अच्छा राजीव गांधी ने जीती थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे क्या अभी दगाबाजी है? अरे शर्मा जी आप बोलना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं? आप बताओ आपका इतिहास क्या है?
अरे आप अंग्रेजों के तलुए चाटते थे, आप उस पार्टी से, अरे क्या बात कर रहे हैं आप? मनमोहन सिंह का जो इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है, आप नाथूराम गोडसे को मानते हैं, आप कह दो महात्मा गांधी के सरदार पटेल की मूर्ति चाइना से आपने बनवाई, आप क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? 20 जवान मरवा दिए आपने इस मुल्क के अंदर, इतना बड़ा अनर्थ किया है हमारे। ठीक है, इतनी पॉलिटिकल बिक्रिंग में नहीं जाना चाहूंगा। आखिरी कमेंट, आखिरी कह दूं, मैं पूरी बात कर लूं। मेरा कहना यह है, 30 सेकंड आप, 1 सेकंड, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, आज वर्तमान में डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो इतिहास में स्थान है उसको प्रदूषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करे, वो नहीं करे। गॉडसे को संभालने का काम कर रहे हैं, करें, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हमारे विदेश संबंध और देश की सीमाओं के लिए मजबूती से काम किया। अरे भैया, अभी कह रहे हो कि हम पाकिस्तान से जो है सियाचिन को देकर समझौता करना चाह रहे, संधि करना चाह रहे थे। किसने कहा? क्या आपने कहा? अभी आपने दीपक जी सुनाइए, इनको रिवाइंड करके सुनाइए, क्या बोला इन्होंने अभी? ये मंत्री थे उस समय, ये मंत्री थे उस समय, आप इनको अभी सुनाइए वो वापस इन्होंने कहा कि हम उस समय संधि करना चाहते थे, सियाचिन को देकर, सियाचिन के बदले। कुछ मेहमानों को आज समय नहीं मिल पाया, लेकिन इसके बावजूद लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लोग मुझसे पूछ सकते हैं कि मनमोहन सिंह जी का सवाल आज क्यों? सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने भी प्रधानमंत्री को नसीहत दी है, लेकिन क्या खुद मनमोहन सिंह साहब ने उस नसीहत पर अपने कार्यकाल के दौरान अमल किया था? यह सवाल मैं अपने दर्शकों के चिंतन के लिए छोड़े जाता हूं। हमारी इस खास बहस में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।